नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम के लिए ये मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें कि हम इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड वाला जो सेगमेंट है उसे कवर करने जा रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट के नंबर से मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ जो विभिन्न तथ्य हैं उन्हें भी कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि उससे आपको नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, परीक्षा में काम आएगी। अब इसमें प्रश्नों को देखिए। यहाँ पूछा गया है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य कृषि संगठन 2015-16 के हिसाब से, मतलब उसके द्वारा जारी किए गए डाटा के हिसाब से देश में सर्वाधिक जोतों की संख्या वाले राज्य हैं। अब यहाँ कुछ 3 राज्यों के नाम दे रखे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है और महाराष्ट्र है। बताइए, ये तीनों ही है, इसीलिए हम डी वाले को चुनते हैं, ऑल ऑफ एबव। अब इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखिए, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया, यानी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, कि वह कौन सी फसल है जिसको कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। हरित क्रांति से कमोबेश सारी फसलों को कुछ न कुछ फायदा हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ ही। लेकिन किसानों को सबसे कम फायदा हुआ। ठीक है, किसानों के ही कल्याण के लिए ये हरित क्रांति लाई गई थी, लेकिन इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन किसानों को जो मुनाफा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं तो किसान अब तक मालामाल हो गए होते। कुछ क्षेत्र विशेष के किसान भले ही मालामाल हुए हो, लेकिन पूरे देश के जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो पौधा है वो इससे ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। तो गेहूं, अगर हम हरित क्रांति को गेहूं क्रांति कहें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, सही बात है। गेहूं का उत्पादन इसमें बेशुमार बढ़ा तुलनात्मक रूप से बाकी फसलों के। इसके बाद थर्ड वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। ठीक, ये रबी की फसल का अब सीजन शुरू हो गया है, बुआई का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है किसानों का, और इसके बाद अब वो खेत में जो रबी की फसल के पौधे हैं वो बड़े होंगे, जैसे कि गेहूं, सरसों, इस प्रकार के जो पौधे हैं। अब इसमें आप बताइए कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो यहाँ जो आप पौधों के नाम देख रहे हैं बाकी तो ठीक है, लेकिन कपास, ये जो कपास है ये रबी की फसल नहीं है। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये किस चीज की फसल है। तो खरीफ की फसलों में से देखा जाता है, जिन्हें जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है, इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि कपास को काली मिट्टी पसंद होती है, तो उस इलाके में ये पैदा होता है जहां पानी रुकता नहीं है। काली मिट्टी एक बार पानी सोख के इसके लिए पर्याप्त होती है। ठीक, और जहां पे पानी रुकता है वहां धान जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो कपास, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलों में आता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका कॉटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, भारत के असम राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला रेशम कौन सा है, यानी रेशम की कौन सी वैरायटी असम में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो असम में एकमात्र, या आप कह लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में असम एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। इस मामले में असम जो है वो सबसे नंबर 1 है और यूनिक है, नंबर 1 ही नहीं यूनिक है। तो मूंगा सिल्क हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, और हाँ, टसर रेशम जो है वो झारखंड से हमें मिलता है। बाकी तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां से मलबरी आप देखते ही। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहले वाले में कहा गया कि द स्टेट ऑफ केरला इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ गरम मसाला। जो स्पाइसेस होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि केरल राज्य इनके संवर्धन के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। और सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इंडिया रैंक सेकेंड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन वाइल चाइना रैंक फर्स्ट। मतलब चाइना की जो रैंक है वो क्या है, फर्स्ट है, और भारत जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है वेजिटेबल की प्रोडक्शन के मामले में। आप बताएं कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। और 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। दोनों सही है, केरल से मसाले और भारत का सब्जी उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। ये जो प्रोडक्शन का डाटा होता है पूछा जाता है। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, एक तरफ डिजीज दी हुई है, दूसरी तरफ क्रॉप का नाम दिया हुआ है। तो रेड रॉट है जो कि गन्ने में लगता है, ऐसा कहा जा रहा है। हरित बाली रोग आलू को त्रस्त कर देता है या परेशान कर देता है। खैरा रोग धान में लगता है, और उकठा रोग जो होता है वो असल में अरहर यानी तुअर को परेशान करता है। अब इसमें आपको गलत की तलाश करनी थी, तो गलत इसमें देखकर मालूम हो जाएगा। बाली, बाली कैसी होती है, जैसे गेहूं की बाली है ऐसे वाली, धान की बाली, उसमें कई सारे अनाज के दाने होते हैं। तो वैसी बाली क्या आलू में लगती है, कभी सोच कर देखिए, नहीं लगती है ना। तो इसमें आप आराम से पकड़ सकते हैं। ग्रीन ईयर जो है पोटैटो को नहीं परेशान करता है। हरित बाली रोग ये बाजरे का होता है, मुख्य रूप से बाजरे का होता है। और झुलसा रोग ये आलू को त्रस्त करता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन गलत है।
इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ तंबाकू बोर्ड का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो गुंटूर हो जाएगा। ठीक, बाकी जो है वो अलग अलग बोर्ड्स के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि आप देखें कोलकाता जो है वहाँ चाय बोर्ड का है, इसके अलावा कोट्टायम में रबर बोर्ड का है, बेंगलुरु में काफ़ी बोर्ड का है, ऐसे है। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। पशुधन के मामले में पूछा गया है कि शीर्ष राज्य कौन सा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टोटल लाइव स्टॉक की बात हो रही है। 2019 की लेटेस्ट वाली जो पशुधन गणना रिपोर्ट है, ये लंबे अंतराल पे प्रकाशित होती है, जैसे 2012 में हुई थी, फिर 2019 में, तो अभी हाल फिलहाल में आने का कोई आसार नहीं। जो 2019 वाली है वही नवीनतम है। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉप पोजीशन पे कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है। यहाँ ओवरऑल पशुधन की बात हो रही है, ये नहीं कह रहा है कि मवेशी की भैंस या बकरी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, उसके बाद सेकंड पोजीशन किसकी है? राजस्थान की है। फिर मध्य प्रदेश की है थर्ड पोजीशन, वेस्ट बंगाल की है फोर्थ पोजीशन और 5वें नंबर पर है बिहार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। अब यहाँ देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहले वाले में कहा गया कि द नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल बोर्ड वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 1984, मतलब जो वर्ष 1994 था उसमें इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आप बताएं कि इसमें से गलत इंफॉर्मेशन कौन सी है? तो गलत कुछ भी नहीं, जितने हैं वो सभी सही हैं और इसीलिए हम नॉन ऑफ दीज को चुनते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और यहाँ पूछा गया कि कल्याण सोना ये एक प्रजाति का नाम है। अब ये किस फसल की प्रजाति है ये आपको बताना है। तो सोना यानी सुनहरा, और सुनहरी क्या चीज होती है? गेहूं की बालियां होती हैं, जब पक जाती हैं तो एकदम सोने जैसे खेत दिखाई देते हैं। तो ये किसकी प्रजाति हो जाएगी? गेहूं की, यानी वीट की। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित जो खाद्यान्न दे रखे हैं उसमें से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? वैसे तो प्रोडक्शन हर चीज का लगभग हो जा रहा है भारत में, जमीन ऐसी है, लेकिन मुख्य खाद्यान्न यहाँ का क्या है आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धान। अब यहां पर ये पूछा है, यहां देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। अगर ये पूछता कि दूसरा प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, तब आप गेहूं को चुनते, क्योंकि दूसरे नंबर पर हम गेहूं को तवज्जो देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का फेवरेट जो है वो धान है, यानी चावल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 12th। इसमें कहा गया कि सही कथन का चुनाव कीजिए। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर ऑफ वेजिटेबल ग्रोन ऑन लैंड कम्स अंडर ओरेली कल्चर। यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब ओलेरी कल्चर जो विधि है उसके अंतर्गत जो सब्जियों की व्यावसायिक खेती है वो की जाती है। और साथ में कहा गया कि एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर स्टॉक फार्मिंग। जो स्टॉक फार्मिंग होती है उसके अंतर्गत हम एनिमल हस्बेंड्री को देखते हैं, यानी पशुपालन को देखते हैं। तो आप बताएं कि सही क्या है। और 12th वाले का इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, ओलेरी कल्चर का जो यहाँ पे मतलब दिया हुआ है वो भी सही है, और साथ में जो दूसरा वाला डाटा है पशुपालन वाला वो भी ठीक है, और इसीलिए हम सी वाले का चयन करते हैं, दोनों सही है। 13 को देखिए, कहा जा रहा है कि तर कृषि कॉप मृदा के उन क्षेत्रों में प्रचलित है। कॉप मिट्टी जो होती है उसके उन क्षेत्रों में वेट कल्टीवेशन होता है जहां पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है वही आपको बताना है। तो तर कहाँ पे होगा? जहां वर्षा ज्यादा होगी। अब यहाँ देखिए कि ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, और 13 का डी हो जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा वाला चुन लीजिए, ये सीधा लॉजिक है। अगर आपको ना भी पता हो तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तभी तो तरी होगी, मिट्टी हमेशा गीली रहेगी। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। द कल्टिवेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री एंड स्ट्रब्स इज रिलेटेड टू, मतलब विशेष प्रकार की झाड़ियां और पौधे उगाने का जो सिस्टम होता है वो किस विद्या के अंतर्गत आता है? अब यहाँ बताइए। तो अर्बोरी कल्चर में आता है, सिल्वी कल्चर में आता है, मेरी कल्चर में हम इस चीज का अध्ययन करते हैं, या इसमें से कुछ नहीं? तो 14 का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। जो अर्बोरी कल्चर होता है उसमें स्पेशल प्रकार के जो ट्री और झाड़ियां होती हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है, असल में उन्हें बढ़ाया जाता है, पाला पोसा जाता है। और सिल्वी कल्चर में क्या होता है? वनों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में हम देखते हैं। और मेरी कल्चर जो होता है उसमें व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों की कृषि की जाती है, मतलब उनका पालन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, यानी उसके उत्पादन और वितरण दोनों से, या रबी क्रॉप के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, या खरीफ के उत्पादन से है, या फिर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उससे इसका कनेक्शन है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है आप बताएं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। और इसे शुरू कब किया गया था? 1970 में। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। इन विच स्टेट शिफ्टिंग कल्टीवेशन काल झूम। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्षेत्रवार नाम है, जैसे कि कुमारी कृषि है, झूम कृषि है, ऐसे इनके जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रचलन है और नाम इनके भिन्न भिन्न है। तो इसमें आप देखिए कि झूम कृषि कहाँ कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है, असम में कहा जाता है, या फिर ओडिशा और केरल जैसे जो दक्षिणी राज्य हैं वहां कहा जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, असम में कहा जाता है। और पूर्वोत्तर में इसका ज्यादा प्रचलन है, जंगल के उजड़ने का और वहां निर्वनीकरण का ये सबसे बड़ा कारण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में माशा कहा जाता है, ओडिशा में पोंडू कहा जाता है, केरल में पूनम कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द मेन क्रॉप ग्रोइंग इन ब्लैक सॉइल? काली मिट्टी में सबसे मुख्य तौर पे उगाई जाने वाली फसल, तो भाई इसमें कपास नहीं दिया है, ठीक है, कपास नहीं दे रखा है। अब इसमें आप बताइए, कपास दिया होता तो उसको चुन लेते। देखिए, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं उसमें कपास तो है ही है, उसके अलावा सोयाबीन है, चना भी उगता है और बढ़िया उगता है। इसके अलावा धान, गेहूं, गन्ना जो है ये सब अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी में उगते हैं। गेहूं ऐसे आप उगा दीजिएगा तो कहीं भी उग जाएगा, लेकिन बात यह है कि बढ़िया कहाँ पर होगा। तो मुख्य फसल जो है उसमें आप कपास और सोयाबीन को देखते हैं और उसके बाद चना को देखते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चना, ग्राम। कपास दिया होता तो पहली प्राथमिकता उसको देते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यानी एग्रीकल्चरल इकोलॉजिकल जोन्स हैं। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि धान, मक्का, गेहूं यानी पैडी, मेज और वीट जो होता है इसका फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, यानी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और असम को दिसंबर 2017 में देश का पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया था। ये करंट अफेयर का डाटा था, लेकिन अभी प्रासंगिक है इसलिए पूछा गया है। आप बताएं कि गलत क्या है? तो गलत इसका केवल तीसरा वाला है, सिक्किम को डिक्लेयर किया गया था। नहीं तो बहुत बार आपने करंट अफेयर में उस समय देखा होगा, ठीक, पहली बार फुली ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पे इसे डिक्लेयर किया गया था, सिक्किम। यहाँ असम नहीं होगा, तो तीसरा गलत है और गलत ही हमें चाहिए, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। इसके बाद 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कुछ क्रांतियों के नाम नीचे दे रखे हैं। आप बताइए कि मत्स्य पालन का संबंध कौन सी क्रांति से है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन से है, ब्लू वाले से है, व्हाइट वाले से है या फिर पिंक वाले से है? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, नीली क्रांति है, पानी नीला और मछली जो है उसी पानी में रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, माफ कीजिएगा, विच आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ट्री एंड रबर इन इंडिया? भारत में चाय और रबर के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको बताना है। तो दोनों का यहाँ पूछा है तो दो अलग अलग राज्य होंगे, मध्य प्रदेश और सिक्किम दिया है, असम और केरल दिया है, तमिलनाडु, मेघालय है, और उसके बाद फिर यहाँ उत्तरी राज्य दे रखे हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, असम और केरल। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ? असम में। और रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ? केरल में। तो इसीलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 21 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो इंडिया की रैंक सेकंड है, और किसके प्रोडक्शन के मामले में? राइस के प्रोडक्शन, यानी पैडी का जो प्रोडक्शन है उसके मामले में भारत दूसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन बनाना प्रोडक्शन, केला उत्पादन में हम नंबर 1 है। और इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसिंग, माफ कीजिएगा, थर्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब नारियल उत्पादक देश के तौर पर भारत की पोजीशन कौन सी है? थर्ड है। आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? चावल, केला और नारियल ऐसे दिया हुआ है। अब इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही है, सभी इसमें जितने डाटा दिए हुए हैं सब परफेक्ट है। इसके बाद 22 को देखिए, कहा जा रहा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीटल नट? मतलब जो सुपारी होती है उसको बीटल नट कहा जाता है। तो उसके उत्पादन के मामले में भारत का राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? इसमें आप देखें, और इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य है। दक्षिण के राज्यों में सुपारी का उत्पादन, इसे आपने सुना होगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार जो है लौकी के उत्पादन में सबसे ऊपर रहता है हमेशा। झारखंड में बीन्स का उत्पादन होता है। वैसे अगर देखा जाए तो गुजरात इस मामले में बीन्स के प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है, लेकिन झारखंड का भी अच्छा खासा नाम है। और राजस्थान सबसे बड़ा बाजरा प्रोडक्शन करने वाला राज्य है भारत में। ऐसे हमने देखा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 23 को देखिए, विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों से प्राप्त होने वाले फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट जो है इसको कहा जाता है कमलम। भारत की भाषा में कमलम कहा जाता है, वैसे इसका जो अंग्रेजी नाम है वो ड्रैगन फ्रूट है। तो इसकी खेप को पहली बार लंदन और किन 2 देशों में निर्यात किया गया, अब ये आपको बताना है। तो यहाँ देशों के नाम दिए, लंदन का नाम तो आप देख ही लिए हैं, 2 देश और हैं, कौन से होंगे बताइए? तो 23 का राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर वाला यूनाइटेड किंगडम और बहरीन, इनको भी भेजा गया है। इसके बाद 24 को देखते हैं, जून 2021 में जीआई टैग के द्वारा प्रमाणित किस उत्पाद की एक खेप को, यानी एक जो उसकी किस्त है या मात्रा है, उसको महाराष्ट्र के जलगांव जिले से दुबई को भेजा गया, यहां से निर्यात किया गया। आप बताइए कि वो क्या चीज है? राइस है, बनाना है, शाही लीची है या गुआवा है, यानी अमरूद है। देखिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, केला। ठीक, केला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 25। कहा जा रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है उसके शीर्ष निवेदक देशों की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? इस प्रकार से पूछा है। आप बताएं कि इसमें से कौन सा होगा? अमेरिका होगा, मॉरिशस होगा, सिंगापुर होगा, या इसमें से कुछ नहीं?
और इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का वो सी वाला हो जाएगा। सिंगापुर टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्री इन टर्म ऑफ टॉप एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ये डाटा है और इसे आपने देखा। और उसके बाद फिर क्या है, यूएस है, फिर मॉरिशस है, ये क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से सी वाला होगा, सिंगापुर। 26 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश के बारे में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश हैज बीन रैंक फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर ईयर 2019। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 का जो डाटा था उसके हिसाब से महात्मा गांधी नरेगा जो है उसके अंतर्गत मजदूरी को 20 रुपए से बढ़ाकर 182 रुपए 20 रुपए बढ़ाकर 182 रुपए से 202 रुपए कर दिया गया है। मतलब ऐसा है कि पहले 182 था, उससे 202 इसको कर दिया गया है, 20 रुपए का इजाफा किया गया है। तो आप बताएं कि सही क्या है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 26 का, बी वाला हो जाएगा। केवल दूसरा वाला सही है, यहाँ सही पूछ रहा था और पहला गलत है। 2019 का अगर हम डाटा देखें तो उसमें व्यापार सुधार कार्य योजना के अंतर्गत अगर कार्यान्वयन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और आंध्र पहले नंबर पर है। और यहाँ पर यूपी को ही पहले नंबर पर चढ़ा दिया है, तो वो गलत हो गया है, केवल दूसरा सही है। इसके बाद 27 को देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई और यह नई नीति व्यापार नीति के मतलब जो नई व्यापार नीति है ये कब से कब तक लागू होगी ये आपको बताना है। तो कौन जारी करता है पहले तो यही पता होना चाहिए, मंत्रालय का नाम दिया है वो याद रखिएगा। अब इसमें आप रेंज देखिए कि कब से कब तक क्रियान्वित होगी। 27 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें आप विकल्प देख रहे हैं, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये जो नई व्यापार नीति है इसका उद्देश्य क्या है, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में तब्दील करना। और सी वाला ऑप्शन यानी अप्रैल 2021 से लेकर 2026 तक ये जो प्लान है ये चलेगा। इसके बाद 28 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन द ईयर 1965 द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ एशिया वाज सेटअप इन कांडला। ये जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये एशिया का पहला है असल में, तो ये कांडला में सेटअप किया गया था और डेट थी 1965 ऐसा कुछ। और सेकेंड स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरिया वाज एस्टेब्लिश इन सूरत। अब इसमें आप लोकेशन देख लीजिए सही दी है या नहीं दी है। और 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही दिया है, दोनों सही है, दोनों एकदम परफेक्ट है। इसके बाद 29 को देखिए, भारत में निर्यात आयात बैंक जिसे कि एग्जिम बैंक कहा जाता है, असल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसका नाम है, तो इसका गठन कब हुआ था, डेट आपको बतानी है और इसका हेडक्वार्टर भी बताना है कि कहां पर है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 1982 में ये गठित हुआ था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। 30 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा गया कि वर्ष 2020 और 21 यानी अप्रैल नवंबर का जो सीजन था उसमें भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग किस देश को प्राप्त हुआ। मतलब भारत का जो इंपोर्ट था उसका सबसे बड़ा शेयर या लार्जेस्ट शेयर किस देश को प्राप्त हुआ ये बताना है आपको। तो अमेरिका है, चाइना है, जापान है, रशिया है, इसमें से आप बताइए। देखिए इसका बी हो जाएगा यानी चीन को प्राप्त हुआ। ठीक, चीन को प्राप्त हुआ। इसके बाद 31 को देखिए, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहां पर आपको गलत जो कथन है उसका चुनाव करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड डेब्ट। मतलब ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, यानी भुगतान संतुलन में क्या क्या चीज आती है, व्यापार का संतुलन आता है, अदृश्य व्यापार भी उसमें आता है और ऋण भी शामिल होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपसे कह रहा है कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को वर्ष 1984 में 84 से घोषित किया गया था, ऐसा दिया हुआ है। तो गलत क्या है आप बताइए। 31 बी वाला गलत है क्योंकि इसमें जो डेट दी है वो असल में 1994 होनी चाहिए थी, यहाँ 1984 दे रखा है। चालू खाते में रुपए की जो पूर्ण परिवर्तनीयता थी यानी फुल कन्वर्टिबिलिटी थी रुपये की, वो 1994 में डिक्लेयर की जाती। तो यहाँ जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वही गलत है। ठीक, इसलिए हम बी का चयन करते हैं। इसके बाद 32 को देखिए, कहा जा रहा है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइन अ लॉन्ग टर्म डैम safety program and how many $1 million project related to improving the safety and performance of existing dams in different state of India। तो यहाँ कितने रुपए का पूरा समझौता या हाथ मिलाया गया है वो आपको बताना है। धनराशि कितनी थी, मतलब कितने $1 मिलियन की परियोजना है। इसमें आप देखिए 175 है, 212 है, इसके अलावा 325 है, 250 है। अब इसमें से क्या होगा, तो 32 का राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, $250 मिलियन, नीचे वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये टोटल फैक्ट है, आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद 2020-21 का जो सत्र था या वर्ष था, मतलब पूरा ये रेंज, उसमें चौथे अग्रिम अनुमान के हिसाब से देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितना अनुमानित है, ये अनुमान है, अंदाजा। तो इस एस्टिमेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। मतलब इसका जो टोटल अनुमान है, यहाँ पहले बी वाले को मार्क कर लीजिए, 308.65 मिलियन टन, इतना अंदाजा लगाया गया है।
और पिछली बार की तुलना में यानी 2019-20 का जो आंकड़ा लगा था उसके हिसाब से ये 11.14 मिलियन टन ज्यादा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 34। इसमें कहा गया कि किस स्थान पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, तो जहां है वो 3 है, उनको भी याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम है, कांडला है, मुंबई है और विशाखापत्तनम है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है, बाकी जो है उनमें है, तो उनको आप दिमाग में रखिएगा। 35 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कार्बन जो है, माफ कीजिएगा, कार्बन इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कंपोजिशन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरे वाले में कहा गया कि मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। मतलब ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो सही क्या है आप बताएं? 35 में दोनों सही है, कुछ भी गलत नहीं है। नाइट्रेट और नाइट्राइट ये नाइट्रोजन के एक तरह से यौगिक होते हैं जो कि ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों के साथ सहयोग करके बनते हैं। तो उसमें से अगर पौधों को देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है? वो असल में नाइट्रेट के रूप में होता है। ये अलग से भी पूछा जाता है, तो दोनों सही है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 को देखिए। पूछा जा रहा है कि 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है उसको लॉन्च किया गया था, इतना तो बता दिया गया। अब कहां से लॉन्च हुई थी वो जगह आपको बतानी है। तो जगह कौन सी थी? ये राजस्थान थी। ठीक है, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है वहां के सूरतगढ़ कस्बे से ये लॉन्च होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 में कहा जा रहा है कि कौन सा मृदा जल फसलों के लिए उपयोगी माना जाता है? जल फसलों के लिए यानी वाटर क्रॉप्स के लिए उपयोगी माना जाता है। यहाँ वाक्य कुछ इस प्रकार से, ठीक, मतलब किस प्रकार की मिट्टी हमें चाहिए जो कि जलीय फसलों के लिए आवश्यक है या अच्छी है। तो आप बताएं, ये केशिका जल होता है, मृदु जल होता है, या फिर आर्द्रताग्राही जल होता है? तो अब यहाँ थोड़ा सा पूछने का तरीका जो इस प्रश्न का है वो भ्रम में डालने वाला है। पूछा गया है कि कौन सा जो पानी होता है वो फसलों के लिए अच्छा माना जाता है, मिट्टी में रहेगा तो अच्छा माना जाएगा। अब इसमें से आप बताइए, यहाँ मिट्टी के बारे में नहीं बल्कि पानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब इसमें आप देखें, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिलरी वाटर। और ये कैपिलरी आती कहाँ से है? प्रयोगशाला से कोई केशिका नली तो उठाकर लाई नहीं जाती है। मिट्टी के अंदर पोर्स होते हैं, वो पानी को अंदर अवशोषित करते हैं और पानी को जो पौधे हैं उनकी जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो उसी की बात हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 में कहा गया कि कौन से कथन गलत है? तो भारत के द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा उर्वरक के आयात पर खर्च की जाती है, पहली चीज। और दूसरा ये कह रहा है कि तमिलनाडु के तिरुपुर को विश्व के अनेक क्षेत्रों में बुने हुए वस्त्र के निर्यात के लिए जाना जाता है। तो बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? 38 ए वाला ही गलत है। अगर भारत में देखें तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा ये पेट्रोलियम पदार्थों की आयात पर खर्च होती है। यहाँ पर उर्वरक देकर ही ये समझ में आ जा रहा है कि गलत है। उर्वरक से ज्यादा पेट्रोलियम का खर्चा हमारा देश करता है और इसीलिए इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पहला वाला हो जाएगा। दूसरा सही है, तो हमें गलत चाहिए था ना, तो हमने गलत चुन लिया है। इसके बाद 39 को देखते हैं, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? अब इसमें आप देखिए, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, 1949 पहली बार उसी समय किया गया था। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखिए, यहाँ कुछ 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। तो ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया के द्वारा खेती करना ये समोच्च कृषि कहलाता है, यानी काउंटर फार्मिंग कहलाता है। और ढाल के ऊपर ही एक ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको समोच्च रेखा कहा जाता है, यानी काउंटर लाइन कहा जाता है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा सही है। तो 40वां जो आप देख रहे हैं इसमें दोनों सही है, दोनों इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है। तो थोड़ा सा कंटूर लाइन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 41 को देखते हैं, पूछा गया कि व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल इन द रीजन वेयर राइस इज ग्रोन इन इंडिया। ऐसा कहा गया, मतलब चावल जहां पर भारत में उत्पादित होता है, कायदे से उत्पादित होता है, वहां पर वर्षा की मात्रा जो एनुअल रेनफॉल का एवरेज है वो कितना होना चाहिए? तो चावल को ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो आप जानते ही हैं। तो 100 सेंटीमीटर से तो कम से कम ज्यादा ही होना चाहिए, बल्कि और ज्यादा रहे तो और अच्छा है। इसके बाद 42 को देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र पाए जाते हैं? जो हाइब्रिड पैडी कल्टीवेशन होता है उसके अंतर्गत आप बताएं। और राज्य के तौर पे अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य। इसके बाद 43 को देखें, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो कपास की फसल के लिए आवश्यक होती है और भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य करता है, ऐसा दिया हुआ है। सही क्या है? तो सही दोनों है, इसमें दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। जो ब्लैक सॉइल होती है हालांकि कई अन्य फसलों के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन कपास के लिए वरदान होती है। ठीक, तो इसमें बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 44 को देखिए, पूछा गया कि विच इज द क्रॉप ग्रोन इन इंडिया विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया
ऑफ इट्स नेट ग्रॉस एग्रीकल्चरल एरिया। कहने का मतलब यह है कि भारत में उगाई जाने वाली कौन सी ऐसी फसल है जिसके अंतर्गत जो शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र है उसके अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत आता है। यहाँ परसेंटेज आपको पूछ रहा है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा परसेंटेज वार, कौन सी फसल होगी इसमें। आप देख लीजिए, मेज है, मिलेट है, शुगर केन है और वीट है। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, सिंचित क्षेत्र के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ क्षेत्रफल वार किसकी तादाद ज्यादा है, गेहूं की, यहाँ धान नहीं होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 45 पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो गेहूं की जो ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति है उसको नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे उन्होंने मैक्सिको में डेवलप किया था और वहां से भारत आया। और नॉरिन टेन जो है ये बौनी प्रजाति है गेहूं की, तो ये तो सही है भाई, नॉरिन वाली जो है ये गेहूं की बौनी प्रजाति है, परफेक्ट है। हाँ, ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि गेहूं हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में देखिए, और इसमें से हमें गलत बताना था, तो गलत इसमें से कुछ भी नहीं है। पहला वाला भी तो ठीक है, ठीक, इसको पहली बार कहाँ विकसित किया गया था, मैक्सिको में, तो नॉन ऑफ दीज को हमने चुना, यानी इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। 46 को देखते हैं। हरित क्रांति के दौरान लर्मा रोजो 64A ये क्या है, गेहूं की प्रजाति है, और सोनारा 64 इन किस्मों की फसलों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, अभी आपने सुनी लिया है, गेहूं से जुड़े हुए हैं। ये गेहूं की दोनों उन्नत प्रजातियां मानी गई थी, जिसमें से कि सोनारा तो ठीक था, इसको इस्तेमाल किया गया लंबे समय तक, लेकिन लर्मा रोजो जो आप देख रहे हैं ये एक नंबर का निकम्मा गेहूं था, प्रोडक्शन खूब ढेर सारा इसका होता था, और लाल लाल इसकी बालियां होती थी, सुनहरी बाली नहीं होती थी। और जो आटा इससे पिस कर आता था गेहूं का, उसको अगर गूंथ कर और रोटियां बनाने की कोशिश की जाए तो वो रबर की तरह से होती थी, मतलब चौकी पर आप बेलन से फैलाइए और उसके बाद वो सिकुड़ कर वापस छोटा हो जाता था। तो किसानों ने इसको उगाना ही बंद कर दिया। ठीक, तो ये चीज है। इसके बाद 47 को देखते हैं। पूछा गया है कि प्याज के तीखापन के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार होता है, तो कौन सा पदार्थ होता है, आप देखें उसमें म्यूजिलेस होता है, या फिर इसमें आप देखें कि एंथोसाइनिन दिया हुआ है और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं भी दिया है। तो 47 का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। वो देखकर मालूम हो रहा है विकल्प इतने नजदीकी नहीं है कि उसमें आपको कंफ्यूजन हो, दूर दूर के विकल्प हैं, जैसे कि एंथोसाइनिन होगा नहीं इसमें। तो ये असल में क्या होता है, सल्फर के यौगिक होते हैं, और पूरा नाम क्या है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तीखापन इसी की वजह से होता है। इसके बाद 48 को देखते हैं। गलत कथन का आपको चयन करना है, तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है ये राजस्थान में स्थित है, और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल यानी हरियाणा में है, और जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है। तो गलत क्या है फिर, गलत इसका अगर आप देखें तो केवल तीसरा वाला है। ठीक है, यहां जो बाकी दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जूट वाला दिया है वो असल में यहाँ भोपाल उसकी लोकेशन नहीं होगी। भोपाल में अगर आप देखें तो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान है। तो जरा बताइएगा कि जूट प्रौद्योगिकी वाला कहाँ है। ठीक, यहाँ जो भोपाल वाला यहाँ विकल्प दे दिया यही गलत हो गया है, तो गलत को हमने चुन लिया, लेकिन आप ये बताएं कि जूट वाला तब कहाँ पर है। इसके बाद आगे चलते हैं। 49 में कहा जा रहा है कि जो मिट्टी दी हुई है उसमें उगने वाली फसलों के नाम यहाँ पहले से मैच है। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो लैटेराइट मिट्टी में कॉफी, रबड़ और काजू उगाया जाता है। लाल मिट्टी अगर होगी तो उसमें टोबैको, रागी और तीसी यानी जो तिलहन होता है, ये तिलहन वाली फसल है, तो उसकी खेती होती है। और जो डेजर्ट सॉइल होती है वहां पे मिलेट उगता है, इसके अलावा मोटे अनाज पैदा होते हैं और ज्वार भी उगता है। अब इसमें आप देखकर बताएं, ये ज्वार को जौ मत समझिएगा, ये जोनरी होती है, गांव में जोनरी कहा जाता है, लाल लाल गोल गोल दाने होते हैं। अब इसका 49 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका अगर आप देखें तो डी हो जाएगा। सभी सही हैं, इसमें जितने दिए हैं सब परफेक्ट हैं, डेजर्ट सॉइल में यही सब तो उगता है और क्या उगेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 50 प्रश्नों का पूरा टेस्ट था। तो टुंगरो, आभासी कंड, इसके अलावा खैरा रोग, ये सब क्या है, बीमारियों के नाम है, फसलों की बीमारी है। तो आप बताइए कि ये कौन सी फसल को लगता है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइस, चने, माफ कीजिएगा, चावल की जो फसल होती है यानी धान की फसल होती है उसको ये परेशान करता है। टुंगरू या टुंगरो इसको कहा जाता है, ये बेकार कर देता है, पूरा जो तना है धान का वो बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा आभासी कंड और खैरा रोग भी लगता है। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ और ऐसे सेक्शन वाइज है वो आपको मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए लगातार, और तब तक के लिए नमस्कार।